नमस्कार दोस्तों, आपका 30 मिनट जीएस चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का 100वां भाग, यानी अगर कोई एक वस्तु है उसके अगर हम 100 पार्ट कर दें, कितने पार्ट कर दें, 100 हिस्से कर दें, तो उसका एक हिस्सा यानी जैसे 1/100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1%। यानी किसी एक चीज़ के अगर 100 टुकड़े कर दें तो वो उसका 1% कहलाएगा। तो यानी परसेंट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के 100वां भाग परसेंट कहलाता है, ठीक है। और इसका साइन होता है परसेंट का ये, और ये हमेशा नंबर के राइट साइड लिखा जाता है। अब जरा इनके क्वेश्चन देखते हैं। परसेंट में डेफिनेशन क्या होते हैं, यही कि किसी भी चीज़ के 100वें भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे 4% या 25%, इनको तुमसे कहा जाएगा कि इसको भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। तो क्या करेंगे, जो ये प्रतिशत का साइन होता है ये अपॉन में डिवाइड में आ जाता है। ऐसे ये 25/100, तो ये हमने बदल दिया है प्रतिशत को भिन्न में, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदला है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सरल कर देंगे, काट देंगे। 2 2 जा 250, 2 1 जा 225, तो यानी आंसर आ गया 1/25। यानी 4% को तुम लिख सकते हो 1/25। ऐसे ही 25% को कितना लिख सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4। इसको भी हम भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मेन काम क्या था कि अगर हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना है, यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 का भाग दे देंगे। तो सीधे सीधे हम क्या करें, 100 का भाग दे देंगे। जैसे और देख लो यहाँ 35% को अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 35/100, और अगर ये कट रहे हो तो काटो, अगर नहीं कट रहे तो ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे। तो 5 7 जा और 5 20, तो हमारा भिन्न कितना आ गया, 7/20। 35% को हमने किस में बदल दिया, भिन्न में। और यही चीज़ अगर प्रतिशत से, यदि प्रतिशत से दशमलव में बदलना हो, दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, सेम यही रहेगा, 100 से ही भाग देंगे। कैसे, जैसे अगर यही 35% है, 35% को दशमलव में बदलना है तो 35/100। इस बार क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ किस में बदलना है, दशमलव में। और दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100 का इसमें भाग देंगे। और 100 ये हो या 10 हो या 1000 हो, इनका भाग देना बहुत आसान होता है। जितने जीरो हों उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो हैं तो 1 2, 2 डिजिट बाद यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.35। तो यानी कुल मिला के कहना यह है कि चाहे प्रतिशत से भिन्न में जाओ, चाहे प्रतिशत से दशमलव में जाना, करना क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले तो भिन्न ही बनाना पड़ेगा, यानी इसको 100 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर भिन्न में बदलना है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बस सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। अगर दशमलव में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और दशमलव में चेंज हो जाएगा। अब इसका रिवर्स भी पूछ सकता है कि यदि कोई भिन्न को
प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो हम 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे। भिन्न में बदलने के लिए 100 का डिवाइड कर रहे थे और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। जैसे अगर हमारा यहाँ वैल्यू है 3/5, ये मान लो भिन्न दे रखी है, हमको फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है, इसको तुम्हें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/5 क्या बताया था, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 5 से ये कट गया 20 3 यानी 60, तो ये हमारा आ गया 60%। यानी 3/5 जो फ्रैक्शन आया था, जो भिन्न थी हमारी, उसको प्रतिशत में कैसे बदल दिया, सिर्फ 100 का गुणा करके। जो भी भिन्न हो उसमें 100 का गुणा कर देना और तुम्हें प्रतिशत मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3/4, इसको बदलो 3/4 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 25, यानी 75%। 25 3 75%, 75% इसका 3/4 को यानी फ्रैक्शन को हम 75% प्रतिशत में बोलेंगे और 3/5 को 60% बोलेंगे प्रतिशत में। तो पहला ये था, दूसरा, तीसरा। एक और बन जाता है, यदि कोई भिन्न है या कोई प्रतिशत है, प्रतिशत का हमने भिन्न में बदल दिया, प्रतिशत का परसेंटेज में बदल दिया। यदि कोई दशमलव संख्या है, जैसे ये अब रिवर्स भी चलेगा ना, भिन्न को तो हमने परसेंट में बदल दिया, परसेंट को भिन्न में, भिन्न को परसेंट में बदल दिया। अब परसेंट को तुमने दशमलव में बदला, तो दशमलव अगर संख्या आ जाए फिर परसेंट कैसे बदलेंगे, तो इसका देखते हैं। यदि दशमलव संख्या को, यदि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तब क्या करेंगे। जैसे दशमलव संख्या हमने लिख ली यहाँ पे 025, इसको तुम्हें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत तो बाद में बदलेंगे। सबसे पहले जो लिखा है नंबर 0.25, इसको कैसे बदलेंगे, 0.25। ये देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 और 2, 2 डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद अगर तुम्हें 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या करना, 2 0 बढ़ा देना, यानी 1 और 2 0। अगर पॉइंट यहाँ लगा है, 2 डिजिट बाद है, तो फिर ये पॉइंट हट जाएगा। या सीधे से इसको कैसे समझाते हैं कि हम 0.25 लिखा है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें या 100 का डिवाइड कर दें, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई आएगा वो बन जाएगा 25/100। या तो ऐसे इसको समझ सकते हो या फिर डायरेक्ट समझ सकते हो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं बस उतने 0 नीचे बढ़ा दो। तो ये हमारा बन गया क्या, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बना है। अगर फ्रैक्शन में बना है, अगर हमारा यही क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट से सिर्फ फ्रैक्शन बदलना, तो यहीं छोड़ देंगे। लेकिन कह रहा है प्रतिशत बदलो। अभी हमने बताया था अगर फ्रैक्शन से यानी भिन्न से हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 25%। तो इस तरह हम दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं। तो 4 चीज़ें हम सीख चुके हैं यहाँ पे कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत से दशमलव में कैसे जाते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं कुछ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। इनके फार्मूले हम यहाँ लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद सभी के 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा के देख लेंगे। साइड में यहाँ फार्मूले लिखे दे रहे हैं। जैसे पहला समझो, यदि किसी वस्तु की कीमत, क्वेश्चन आता है जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही हो, R% की वृद्धि हो रही हो, R% की वृद्धि हो रही हो, तो उसके, जैसे कभी कभी देखा होगा तुमने कि वस्तु की कीमत में वृद्धि करते हैं लेकिन हमारी कंजप्शन यानी खपत में कमी नहीं होनी चाहिए, और एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कि
कि हम वैल्यू R% की वृद्धि हो रही हो और खपत में कमी ना हो। यदि किसी वस्तु की कमोडिटी यानी किसी वस्तु में वैल्यू में, या समझ लो वैल्यू में, किसी में भी R% की वृद्धि हो रही हो और खपत में कमी ना हो और व्यय हमारा सेम रहे, यानी खर्चा वही रहे, व्यय समान रहे। अगर व्यय समान रहे, एक मिनट, इस तरह नहीं, यदि किसी वस्तु की कीमत में, लिख ही दे रहे, यदि किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही हो तो वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही हो तो खपत में कितने % की कमी होगी, कितने % की कमी होगी जिससे व्यय में वृद्धि ना हो। ये था, जिससे व्यय में वृद्धि ना हो, यानी हमारा खर्चा कम ना हो और वस्तु की, जैसे कभी कभी कहते हैं ना घर में चीनी के रेट बढ़ गए हैं तो अब हमें थोड़ा सा कम चीनी यूज करना है और खर्चा भी हमें अपना उतना ही रखना है कि खर्चा ना बढ़े। तो खपत में यानी हम कितना चीनी कम यूज कर दें, कितने % चीनी कम यूज कर दें कि हमारा खर्चा भी वही बना रहे और वस्तु की कीमत तो बढ़ ही चुकी है, उसको तो कम नहीं कर सकते हैं। तो उस खर्चे में यानी उस कंजप्शन में कितने % की कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस खपत में प्रतिशत कमी को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, जितना वृद्धि हो रही है R/100 + R और मल्टीप्लाई 100, तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी ये आएगा कि कितने % हमें खपत में कमी करनी होगी, यानी कितना हमें कंजप्शन कम करना होगा कि वस्तु की कीमत बढ़ भी रही है और व्यय हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो। तो हमें इतने % की यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कंजप्शन में कितने % की कमी होगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में R% की कमी हो, जैसे वृद्धि की जगह क्या हो R% की कमी हो, अगर मान लो वस्तु सस्ती हो गई तो हम अपना कंजप्शन रेट कितना बढ़ा देंगे, कितनी वृद्धि होगी जिससे कि खर्चा हमारा सेम रहे, यानी इसका जस्ट उल्टा। तो हमें फिर क्या करना होगा, % खपत, यानी ये तो हमारे यहाँ कमी निकाल रहे हैं, यहाँ का है वृद्धि, तो हमें कितना कंजप्शन बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्चा भी ना हो। तो हम क्या करेंगे 100 - R, कमी, एक मिनट, कमी में यहाँ माइनस करेंगे और वृद्धि में प्लस करेंगे, ये है। हाँ, अगर किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही हो, यदि किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही हो, सीधी सी बात है, यहाँ अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस करते हैं और R% की कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। R% की कमी हो रही है, अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा करें, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे R/100 + R। हाँ, ये देखना है, बस यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि यहाँ वृद्धि यहाँ कमी, वो यहाँ कमी निकल रही है खपत में कमी, ठीक है, कि हम कितना कंजप्शन कम कर देंगे वो रेट यहाँ निकलेगा R/100 + R से, ठीक है। लेकिन वस्तु की कीमत में तो वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस होगा। अगर हम यहाँ खपत में वृद्धि निकालें कि कितना, अगर इसी का उल्टा करें, यदि किसी वस्तु की कीमत में R% की कमी हो रही है और खपत में कितने % की वृद्धि होगी जिससे कि व्यय में वृद्धि ना हो, तो खपत में वृद्धि कितनी निकलेगी R/100 - R मल्टीप्लाई 100। तो एक ये हमारा क्वेश्चन, जरा इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे एक वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन जरा यहाँ लिखें,
एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है, 25% गिरावट आती है, एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है, मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करनी होगी, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। यानी कैसा क्वेश्चन है कि वस्तु के मूल्य में गिरावट आ रही है, यानी ये वाला है, वस्तु के मूल्य में, ये तो वृद्धि वाला था, वस्तु के मूल्य में गिरावट आ रही है, तो मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करनी होगी जिससे कि व्यय में वृद्धि ना हो। तो अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे निकालना है कि वर्तमान मूल्य में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ कंजप्शन रेट इंक्रीज डिक्रीज वाला है, ये कंजप्शन रेट इंक्रीज यानी खपत वृद्धि, तो आ जाएगा R/100 माइनस R। सीधी सी बात ध्यान रखना, खपत में वृद्धि यहाँ पूछी जा रही है बढ़ोतरी, लेकिन यहाँ क्या आ रही है गिरावट, तो ये गिरावट मूल्य में है ना कि खपत में तो वृद्धि हो रही है। तो R यानी 25%/100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 25, 100 में से 25 गया 75, 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो कितना आ गया 100/3, यानी आंसर इसका आएगा 33/1/3% की बढ़ोतरी करनी होगी ताकि मूल्य भी हमारा वर्तमान रहे और खपत में वृद्धि भी हो जाए और व्यय भी ना बढ़े, यानी व्यय में वृद्धि ना हो और खपत में वृद्धि हो जाए। तो कितना परसेंट हमें बढ़ोतरी करनी होगी, यानी 33/1/3% की बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे मूल्य में गिरावट भी आ गई है और हमारा कंजप्शन रेट भी हमने बढ़ा लिया है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसी तरह अगर यहाँ पे एक इंक्रीज वाला देख लेते हैं कि यदि वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, 40% की वृद्धि आती है, तो मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने परसेंट। अब जैसे मान लो हमारा रेट बढ़ गया है, किसी सामान का रेट बढ़ गया है, तो हमें वो अब कम खर्चा करना पड़ेगा, तो कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा परसेंट कमी, तो कमी के लिए R हमारा 40% बढ़ा है, 100 + 40/140 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 200/7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, इतने परसेंट की हमको कमी करनी होगी, 28/4/7% की कमी करनी होगी, जिससे कि हमारे व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी और वस्तु का मूल्य 40% बढ़ भी गया है और इतनी हमें कमी करनी होगी कंजप्शन में। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला टाइप था परसेंट का। इस तरीके के ये फार्मूले नोट कर लेना, अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी आती है तो उसके हमें कंजप्शन रेट कितना घटाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए ये था। नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं। जैसे यदि किसी नगर की जनसंख्या दे रखी है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या P है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P है और प्रतिवर्ष R% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष R% की वृद्धि होती है, तब R% की वृद्धि होती है। जैसे नगर की जनसंख्या P है और उसमें हर साल क्या कर रहे हैं R% लोग, जैसे 1 लाख जनसंख्या और 4% हर साल वृद्धि हो रही है, तब n साल बाद, पूछ लिया जाए 2 साल बाद या 3 साल बाद, n साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो हमें सीधा सा एक फार्मूला यूज करना है, P 1 + R/100 की पावर n, या फिर पूछ लिया जाए कि n साल पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, नगर की जनसंख्या क्या थी, तब भी फार्मूला यही रहेगा 1 + R/100 की पावर n। आप सोच रहे होगे अगर R% की कमी हो तो कमी होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 4,03,750 है और प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, तब 2 साल के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तब 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे ही आएंगे जितने भी नगर की जनसंख्या वाले आएंगे, तुमसे वृद्धि दे दिया जाएगा और 2 साल पूछ दे, 2.5 साल पूछ दे, या फिर कभी कभी क्या करेगा, तुम्हें ये रेट कम दे दे, प्रतिवर्ष ना देके छमाही दे देगा, तो क्या करना है, यहाँ परसेंटेज उसका डबल कर देंगे। यहाँ जो है परसेंटेज जो दे रखा है पर एनम दे रखा है, 4% पर एनम के रेट से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जैसे अगर इसका फार्मूला लगाएं, P 1 + R/100 की पावर n, P हमारा कितना है 4,03,750, 1 + R का मतलब 4/100 की पावर 2, n की वैल्यू यानी 2 साल है। इसको सॉल्व करना है, 1/25 यानी आ जाएगा 26/25। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ये कैसे 26/25 आया, ये ज़रा समझो। 1 + 4/100 ये लिखा हुआ था, तो क्या करेंगे, 4/100 को ये कट रहा है, यहाँ काट दो, 4 बन जा 4 और 4, ये 25 बार कट गया, यहाँ आ गया 1 + 1/25 आया। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 25, और 25 बन जाए 25 और +1 यानी कितना आ जाएगा 26/25। इस तरह हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था 26/25 का स्क्वायर यानी 2 बार। अब बस करना क्या है, इसको कट करना है और मल्टीप्लाई करना है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, काफ़ी टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, बस कट करना है और कुछ नहीं है। 25 बन जा 25 बन जा 25,
15, 153, 153, 25 6 जा 150, 3 बचेगा, 25 बन जा 25 और यहाँ पे 12 बचेगा, 125, 5 जा 125, ये कटेगा, इसके बाद 25 बन जा, फिर से काटेंगे 25, 6 जा 150, 11, 115, ये आ जाएगा। अब करना क्या है, 646 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, वही हमारी जनसंख्या आएगी 2 साल के बाद। ठीक है, कैलकुलेशन बस रह गई, कैलकुलेशन ही करना है, और कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके के ये फार्मूले यूज करेंगे, n साल के बाद पूछे या n साल के पहले पूछे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे कभी कभी पूछ लेता है, सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज में ज़्यादा नहीं आते हैं। जैसे रुपए 34 का 5% कितना होगा, रुपए 34 का 5% कितना होगा। तो यहाँ पे रुपए जो 34 है, रुपए 34 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा 5%। अभी अभी हमने बताया था सबसे पहले कि 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, परसेंट मतलब बटे में 100, तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 5 3 जा 15 और 2 17/100। इसका अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 170 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.70। तो यानी इतने रुपए जो होगा इसका 5% होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे से कि रुपए 34 का 5% कितना होगा। या फिर कभी ऐसे पूछे, रुपए 348 का 66 से 2/3% कितना होगा। रुपए 348 का, फिर से वही है 348 लिखेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 66 2 सही 3/3, 2/3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न को हम किस में बना देंगे, सरल भिन्न में। तो क्या कैसे करते हैं, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में, इसका करेंगे मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 3 + 2/3। इस तरह मिश्रित भिन्न को हम चेंज कर लेते हैं। 3 18, 3 18 19 + 2/3 यानी 200/3। इसको हम लिख सकते हैं 200/3। इसको यहाँ पे देखो, और ये तो हमने इसका बदला है, परसेंट भी है, परसेंट का मतलब अपॉन में एक 100 भी आएगा। जैसे पिछले वाले में था 5% लिखा था, 5% को क्या कर दिया था 5/100। इसी तरह ये तो तुमने मिश्रित भिन्न को 200/3 लिखा है, परसेंट को यहाँ अपॉन में 100। अब इसकी करो कटिंग, 0 से 0, 0 0 कैंसिल, यहाँ 3 का डिवाइड इसमें करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 18, 116 गुणे 2, 3 कट चुका है, कितना आ जाएगा 232 रुपये, यानी 348 का 66 से 2/3। क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस ये थोड़ा सा यहाँ इस बार ये कर दिया था इन्होंने, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। मिक्स फ्रैक्शन को आसानी से तुम इसे सरल भिन्न में बदल देना और फिर से वही करना है, बस काटा छाटी करनी है। ये थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें गलतियाँ होती हैं कि ये कभी कभी भाग गलत चला जाए या मल्टीप्लाई गलत हो जाए, बस इनमें ध्यान देना। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते परसेंटेज का। जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का 5% का मान, यदि a का 5% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, इसको भी देख लेते हैं। a का 5%, जो लिखा है पहले वही लिख लो, a का 5% का मान मतलब इतने की वैल्यू, जो इसका मान है, इसका मान कितना है 10 के बराबर है, 10 है। तो a का 5% 10 है, तो a की वैल्यू यानी ये को कितनी वैल्यू होगी कि इसका 5% हम करें 10 आ जाए। तो a का मतलब बताया था मल्टीप्लाई, 5% का मतलब 5/100
10। अच्छा, हमें ये सिखाया गया था जो समीकरण होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के पास जितने भी नंबर लिखे होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इक्वल के यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब बराबर के दूसरी तरफ जो चीज़ ले जाएंगे वो चीज़ जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड बन जाती है। अगर प्लस वाली चीज़ होती है माइनस, यानी प्लस बन जाता है माइनस और मल्टीप्लाई बन जाता है डिवाइड। यही उल्टा भी होता है, जो चीज़ यहाँ माइनस में होगी वो उधर जाके क्या बन जाएगी, प्लस, और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाके ये पूरी वैल्यू किस में बदल जाएगी, डिवाइड में। तो ए 10, ये 5/100 उधर ले जाएंगे, 5/100 ये किस में बदल जाएगा, डिवाइड में, यानी ये पूरा का पूरा उठ के उधर जाएगा, 5/100 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब डिवाइड कैसे करते हैं, भिन्नों में कैसे करते हैं, जो चीज़ डिवाइड करते हैं उसमें जो बाद वाला टर्म होता है उसके हम भिन्न को बदल देते हैं। अंश बन जाता है हर, और हर बन जाता है अंश। तो यानी ये चीज़ यहाँ हर हमारा 100 है, 100 ऊपर चला गया, अंश बन गया, और 5 जो अंश था वो बन गया हर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 का गुणा इसमें करेंगे 100 में 200। तो यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 200। अगर अपने आंसर को चेक करना है तो यहाँ पे देख लो, ए का 5% यानी 200 का 5% देख लो कितना निकलता है, 200 का 5%। तो 200 का मतलब मल्टीप्लाई, 5% का मतलब 5/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। देखो वही आया कि नहीं आया, ए का 5% 10 है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है 25 लाख 20 लाख का कितने प्रतिशत है। हर टाइप के हम एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं, बाहर से अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। 25 लाख 20 लाख का कितने प्रतिशत है। तो 25 लाख पूछ रहा है ना, 20 लाख का कितने प्रतिशत है। तो जो चीज़ पूछ रहा है, यानी ये चीज़ पूछ रहा है 25 लाख, अगर 20 लाख पूछता है तो हम 20 लाख को, अगर तुम्हें प्रतिशत निकालना है यहाँ पे, प्रतिशत, जिसका प्रतिशत निकालते हैं, ध्यान रखना, जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो संख्या ऊपर लिखी जाती है। अगर हम 20 लाख का प्रतिशत निकाल रहे होते तो हम 20 ऊपर लिखते हैं। यहाँ 25 लाख का पूछ रहे हैं, 25 लाख 20 लाख का कितने प्रतिशत है वो हम, तो 25 लाख, लाख का मतलब 5 0, और 20 लाख इसके साथ निकाल लें तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। 20 लाख का, और प्रतिशत अभी हमने क्या बना लिया, ये भिन्न बना लिया है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 से 5 0 कैंसिल, बचा क्या, 20 लाख, 1 0 बचेगी, 20 लाख में 6 0 होंगी, 5 लाख, 5 0 जो इससे कैंसिल हो जाएंगे, एक जो 0 बचेगी वो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125%। यानी जो 25 लाख है 20 लाख का कितना है, 125% है। ठीक है, अगर यही उल्टा पूछ लेता कि बताओ 20 लाख 25 लाख का कितने परसेंट है, अगर उल्टा पूछता तो हम 20 लाख ऊपर रख देते और 25 लाख नीचे, अपॉन में 100। 5 0 से 5 0 ये कैंसिल, 3 4 5, अब बचा ये 25 का डिवाइड कर दो, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया, 80। यानी तब हम बोलते कि जो 20 लाख है, 20 लाख 25 लाख का 80% है। ठीक है, तो जिस चीज़ का हमें प्रतिशत निकालना होगा वो ऊपर रखेंगे, अपॉन में दूसरी वैल्यू, और मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा, 40% क्या होगा जिसकी 20%, यानी जिस संख्या का
जिसका 20% 90 के बराबर हो। तो जैसा कह रहा है वैसे अगर उस संख्या का 40% क्या होगा, मान लो संख्या हमने x मान ली, तो x का 40%, x का 40% क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है कि x का 40% क्या होगा जिसका 20%, यानी जिसका मतलब x का 20%, x का 20% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। x का 20% 90 के बराबर है, तो इसी संख्या का 40% क्या होगा। तो यानी हम पहले संख्या निकाल लें x, तो x निकालेंगे, x का की जगह मल्टीप्लाई 20 बटे परसेंट का मतलब 100 डिवाइड कर देंगे अपॉन 90। अभी अभी समझाया था, जैसे यहाँ का चीज़ उधर जाती है तो मल्टीप्लाई किस में बन जाता है, डिवाइड। तो इतना भी तुम्हें नहीं करना, ठीक है, ये क्यों वहाँ पे ले जाए, सीधे से बात यहाँ याद रखना, ये चीज़ हमारी क्या है, हर में है, और ये चीज़ अंश में है, तो हर वाली चीज़ वहाँ बन जाता है अंश, और अंश वाला बन जाता है हर। तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि 90 गुणे जो हर है ये हमारा चला जाएगा अंश में, और ये चला जाएगा हर में। सीधा सीधा कन्वर्ट कर देंगे जाके। अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ आपने फिर मल्टीप्लाई रखा, डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड यहाँ कर दिया है, पलट दिया है। वैसे अगर यहाँ पे क्या करते, ये डिवाइड लगाते जाके 90 डिवाइड 20/100 करते, तो 20/100 90, ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये बदल जाता है 100/20। तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया 100/20। तो बार बार ये चीज़ वहाँ डिवाइड लिखो फिर चेंज करो, इससे अच्छा है सीधा सीधा जो हर है उसको अंश बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो। इसको सिंप्लीफाई करो, 20 5 जा 100 और 590 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 450, 450, यानी वो संख्या हमारी निकल के आ गई 450। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है उस संख्या का 40% बताओ। तो इस संख्या का आप क्या निकालेंगे, 40% निकालेंगे। 450 का 40%, 450 का 40%, 450 का मतलब मल्टीप्लाई, 40% का मतलब 40/100। जीरो से एक जीरो ही कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18, यानी 180। तो उस संख्या का 40% कितना निकल के आया, 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, कभी कभी लैंग्वेज ही तुम्हें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखो क्वेश्चन वही है फिर से, लेकिन घुमा दिया इस बार। पिछली बार हमें आगे पूछ लिया था कि उस संख्या का 40% कितना होगा, कि किसी संख्या का 25% 20 हो या 90 वाला था। इस बार हमसे पहले ये दे दिया कि यदि 20, यानी 20 क्या है, ये आंसर है। यदि 20 किसी संख्या का 25%, ये देख लिया करो कहाँ लगा है, किसी संख्या का, यानी जो संख्या है उसका 25% कितना है, 20 है। ये कहा है उल्टा, इस बार उल्टा लिख दिया है, पीछे से पढ़ो। किसी संख्या का 25% कितना है, 20 है। तो यहाँ संख्या का 25% 20 है, तो यहाँ से संख्या निकाल लो। तो संख्या गुणे 25/100, 20, संख्या क्या निकल के आ जाएगी, संख्या ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 20 गुणे 100/25, 25 चौको 100, 4 20 80, यानी संख्या क्या निकल के आ गई हमारे पास, 80। संख्या 80 है। अब पूछ रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो उस संख्या का यानी 80 का 40% निकाल दो यहाँ से। 80 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 32 आ गई। उस संख्या का 40% कितना होगा, 32 होगा। तो कभी कभी वही क्वेश्चन होंगे, बस आगे पीछे लैंग्वेज बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 450 आम में, यानी टोटल आम थे 450, उसमें में से 30% खराब हो गए,
हो गए हों तो अच्छे आम की संख्या बताओ। अच्छे आम की संख्या बताओ। 450 आम में से 30% आम खराब हो गए हो तो अच्छे आम की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? या तो क्या करें, टोटल आम तो हमको पता ही है, कुल आम कितने हैं, कुल आम 450, कुल आम की संख्या पता है हमको, और खराब, यहाँ खराब आम का परसेंटेज दे रखा है, खराब आम का प्रतिशत, खराब आम का प्रतिशत कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। अगर हम 30% कुल आम का निकालते हैं तो हमें खराब की संख्या पता चलेगी, क्योंकि खराब आम के प्रतिशत से अगर हम संख्या निकालेंगे तो खराब आम पता चलेंगे। जरा हम पता लगाएं पहले खराब आम कितने हैं। खराब आम तो 30% ऑफ 450, यानी टोटल जो आम थे उसमें से 30% खराब हो गए, तो 30% यानी 30/100 मल्टीप्लाई 450, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3×5 15, 3 चौको 12, 13, 135 आम जो थे खराब हो गए हैं। तो अगर टोटल आम में से जो ये खराब आम घटा दें तो अच्छे आम पता चल जाएंगे। तो अच्छे आम की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छे आम, तो 450 में से 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, 1 और यहाँ से 315। 315 आम जो हैं हमारे अच्छे आम निकले। एक तो ये तरीका था कि हमने पहले क्या किया, खराब आम निकाले और उसके बाद अच्छे आम निकाले। एक दूसरा तरीका है, डायरेक्ट ही लगा सकते हो, इतना लंबा नहीं प्रोसेस करनी है, सीधे हमें पता है कुल आम हमारे कितने हैं 450 और ख़राब आम का प्रतिशत कितना है, खराब आम का प्रतिशत 30%, और जबकि टोटल परसेंट कितना होता है 100। 100 में से अगर हम मान लो यहीं पे अच्छे आम का प्रतिशत निकाल लें, अच्छे आम का प्रतिशत, तो 100 टोटल कितना होता है 100%। 100% में 30% कम कर देंगे, 30% तो खराब हो गए, बचे कितने 70%। तो 70% तो हमारे अच्छे आम हैं। अब अभी हमने बताया था अगर हमें अच्छे आम निकालने हैं या ख़राब आम निकालने हैं तो उसी परसेंटेज का टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अब हमें अच्छे आम निकालने हैं, अच्छे आम की संख्या निकालनी है तो हम अच्छे आम का डायरेक्ट निकालेंगे। तो अच्छे आम की संख्या यहाँ पे अभी क्या था, प्रतिशत निकाला था, अच्छे आम की संख्या पूछ रहा है तो 70% किसका कर दें, जितने टोटल आम है 70% ऑफ 450, तो 70% को 70/100 गुणे 450, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 7 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 7 पना 35, 3 7 चौको 28, 3 31, तब भी हमारा वही निकलेगा। कम से कम हमारा 2 कैलकुलेशन बच जाएंगी कि एक ख़राब आम वाला पहले निकालेंगे फिर घटाएंगे। यहाँ डायरेक्ट तुम क्या करो, सीधे सा खराब आम से अच्छे आम का परसेंटेज निकाल लो, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, 2 तरीके से लगा सकते हैं, जो भी समझ में आए, जो भी अच्छा लगे उससे लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, परसेंट नहीं 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से लगेगा। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, यानी हमें क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में लड़के की तो हमें परसेंटेज दे रखी है कि लड़के कितने परसेंट है और लड़कियों की संख्या दे रखी है।
तो लड़कियों की संख्या दे रखी है। अच्छा, जिसकी संख्या दे रखी है उससे हम क्या निकालें, पहले हम उसका परसेंटेज निकाल लें। पहले तो यहाँ देखो कुल विद्यार्थी नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ये परसेंटेज, लड़के परसेंटेज हो चाहे लड़कियां हो, वो कुल विद्यार्थियों, कुल चीज़ों से निकालते हैं। तो कुल विद्यार्थी x हैं, ठीक है। और लड़के अगर हमारे 70% हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़के 70% हैं तो लड़कियों का परसेंटेज कितना होगा, तो लड़कियों को 100 में से क्या करेंगे, 70 माइनस कर देंगे, 30% लड़कियां हो गई। अब ये 30% जो लड़कियां हैं वो टोटल स्टूडेंट की ये हैं, यानी 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने थे, x। ये निकली क्या है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या हमें क्वेश्चन में दे रखी है 504, वो उसके बराबर कर लिख देंगे। यानी 30% जो निकली हैं लड़कियां, वो जो टोटल स्कूल में विद्यार्थी हैं उन्हीं का तो 30% है, और ये लड़कियों की संख्या है दे रखी है हमको। तो 30% को लिख सकते हो 30/100 गुणे x 504। ये चीज़ उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, पलट जाएगी। तो 504 गुणे ये 100 ऊपर चला जाएगा बटे में 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 का डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 18, 3 24। कितने आ गए, स्टूडेंट हमारे आ गए 1680। 10 का गुणा कर देंगे, 1680 टोटल स्टूडेंट निकल के आए। जब टोटल स्टूडेंट पता चल गए तो इसमें लड़कियों की संख्या घटा दो, लड़के निकल आएंगे। तो यहाँ लड़कों की संख्या जो निकल के आएगी, लड़कों की संख्या क्या करना है, 1680 में 504 घटा दो। 1680 में 504 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचेगा 7, 6 में से 5 गया 1, 1176 लड़के निकल के आए, ठीक है। 1176 हमारे लड़के निकल के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए एवं अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 240। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, सम्मिलित हुए थे, परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, ये दे रखा है। तो अनुत्तीर्ण छात्र 40% है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, यहाँ पे अनुत्तीर्ण की हमको दे रखी है परसेंटेज 40% है। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 40% है। तो उत्तीर्ण की कितनी होगी, यानी पास कितने हुए, तो टोटल तो 100% हो गए बच्चे, उसमें से 40% फेल हो गए, तो बच्चे कितने 60% जो थे वो पास हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे 40% जो अनुत्तीर्ण हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी दे रखी है। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टोटल जो स्टूडेंट है उनको हम मान लेंगे x। तो टोटल स्टूडेंट है 40% का ही टोटल, जो टोटल स्टूडेंट का 40% है वही तो फेल हुए हैं। तो यहाँ फेल की संख्या दे रखी है और फेल का परसेंटेज भी दे रखा है। तो यानी 40% अगर हम टोटल स्टूडेंट का निकालें तो 40% क्या फेल है, और फेल की संख्या दे रखी है कितनी, 240। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे, 40/100 मल्टीप्लाई x। x अगर निकालना है तो ये चीज़ उधर जाएगी, x 240 बटे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर 100 अपॉन में 40, क्योंकि चीज़ें पलट जाती हैं, अंश बन जाता है हर और हर बन जाता है अंश। ये कट जाएगा, 40 छक्का 240, 600, यानी टोटल स्टूडेंट्स निकल आए 600। अब अगर यहीं पे तुमसे पूछा जाता है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, तो या तो 240, 600 में 240 घटा देंगे,
600 में 240 घटा देंगे 0, 10 में 4 गई 6, 5 में 2 गई 3, तो 360 हमारे उत्तीर्ण संख्या। लेकिन हमें उससे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कभी कभी ऑप्शन में तुमसे क्या करेगा, जल्दबाजी में देखोगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें यही याद रहता है कि हाँ तुरंत हमें जो टोटल स्टूडेंट निकले हैं इनमें से ये घटा दो आंसर निकाल देंगे। कभी कभी क्या करते हैं कि ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर दे के आएंगे, और कुल छात्र पूछा जाएगा तो उत्तीर्ण छात्रों को दे के आएंगे। तो ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कुल कितने छात्र थे। तो कुल कितने छात्र थे 600। ऑप्शन में तुम्हें 360 भी मिलेगा, 600 भी मिलेगा और 240 भी मिलेगा। ऐसे ऐसे ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना उसमें क्या पूछा जा रहा है। आंसर था हमारा इसका 600। कुल कितने छात्र थे 600। एक जरा और यहाँ पे फार्मूला देखना, परसेंट में एक और फार्मूला आता है। जैसे कभी कभी ये कह देता है, यदि एक क्वेश्चन टाइप लेते हैं, यदि ए R% B से कम है, यदि A R% B से कम है तो B A से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो B A से कितने परसेंट ज़्यादा है। या उल्टा कह देगा, यदि A R% B से ज़्यादा है तो B A से कितने परसेंट कम है। ऐसा अगर पूछा जाए, यदि A, जैसे कभी कभी वैल्यू आ जाती है कि ये कोई वैल्यू B से इतने परसेंट कम है, और उल्टा पूछा जाता है बताओ B A से कितने परसेंट ज़्यादा है। या कभी कभी पूछता है कि यदि A B से इतना ज़्यादा है तो बताओ B A से कितना कम है। तो इसके लिए सीधा सीधा सा यहाँ लगा देंगे डायरेक्ट, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे R, जैसे R कम है तो 100 माइनस R मल्टीप्लाई 100, तो इतने परसेंट वो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, और यदि यहाँ B A से कितने परसेंट कम है, B A से कितने परसेंट कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो R 100 प्लस R, यानी जो हमने यहाँ पे, अगर हमें ये देखो इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये जो लिखा है इसी को यहाँ इस क्वेश्चन में करके देखना कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, लिखा है यदि A की आय, यदि A की आय B की आय से, यदि A की आय B की आय से 25% कम है, 25% कम है, तो A की आय B की आय से 25% कम है, तो B की आय A की आय से कितने परसेंट या कितने प्रतिशत ज़्यादा है। क्वेश्चन सोच रहे हो कि ये क्या है। जैसे हम कोई कहे कि राम की जो आय है, जो राम की इनकम है 20 से 25% कम है, तो या राम की, यहाँ राम मान लो या श्याम, जब कोई व्यक्ति का नाम लो तब ज़्यादा समझ में आएगा। राम की जो इनकम है श्याम की इनकम से 25% कम है, और पूछ रहा है कि बताओ श्याम की इनकम राम से कितनी कम है। तो तुम लोग सोच रहे हो अगर 25% कम है तो उसका भी 25% कम होगी, जबकि परसेंट में ऐसा नहीं होता है। परसेंट में अलग ही खेल चलता है।
यहाँ पे ए की आय तुमसे कह रहा है बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय कितनी ज़्यादा है ए से? तो कौन सा वाला यहाँ पे बना क्वेश्चन? ये वाला। यदि ए की आय बी की आय से 8% यानी 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है। ठीक है, याद कैसे रखोगे फार्मूले? तो यहाँ पे ज़्यादा वाले से मतलब नहीं है, वो तो तुम्हें निकल के आ जाएगा। ये देखो कि कम है, ये चीज़ 25% कम है, यानी हमें ये देखना है जो रेट दे रखा है वो कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो माइनस, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, माइनस वाला। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने का। अब यहाँ पे निकल के जो आंसर आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा। जो बी की आय है, बी की आय कितनी ज़्यादा है? बी की आय ए की आय से ज़्यादा है, ए की आय से प्रतिशत ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो आर कितना है? 25%। 100 माइनस 25 गुणे 100, तो 25 75 100, 25 दिया 75, यानी कितना? 33/315%। देखने में आ रहा है कि ए की आय बी से 25% कम थी, लेकिन बी की आय ए से इतने परसेंट ज़्यादा है। 33%, 33/3% ज़्यादा है। ये मत कहना कि बी की परसेंट 25% ज़्यादा होगी, नहीं, ज़्यादा नहीं है। ए की तो कम है 25%, लेकिन बी की 33 सही 1/3% ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देखना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी के, जैसे एक और ये है, यदि रहीम श्याम से, यदि रहीम श्याम से 35% ज़्यादा कमाई करता है, यदि रहीम श्याम से 35% ज़्यादा कमाई करता है, तो श्याम रहीम से कितने परसेंट कम कमाता है? कितने परसेंट कम कमाता है? रहीम श्याम से 35% ज़्यादा कमाई कर रहा है। कौन ज़्यादा कर रहा है? रहीम कर रहा है। तो रहीम ज़्यादा कर रहा है, श्याम कम कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि श्याम बताओ रहीम से कितने परसेंट कम कमा रहा है। तो ज़्यादा 35% ज़्यादा, फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ज़्यादा वाला, R/100 प्लस R। सीधे सी बात है, जहाँ ज़्यादा हो प्लस, जहाँ कम हो वहाँ माइनस। ये फार्मूला जो लगाओगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि श्याम कितना कम कमाता है। तो यहाँ पे R हमारा कितना था? 35, और 100 प्लस 35 मल्टीप्लाई में 100, 35/135 गुणे 100। इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ पे? 700/27। अगर यहाँ पर डिवाइड करें 700/27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, ज़्यादा हो जाएगा 54, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 16, 0। ये जाएगा 6 बार, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 4 5 बार गया है। 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, 135, 10 में से 5 गया 5, और 5 में 3 गया 2, यानी आंसर आएगा 25/27। इतने परसेंट वो कम कमा रहा है। यानी देखो, रहीम 35% ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन श्याम
25 सही, 25/27% कम कमा रहा है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना है कि इतने परसेंट ज़्यादा है। ऑप्शन में तुम्हें 35% भी मिलेगा। ये देखा क्या कि रहीम चलो श्याम से 35% ज़्यादा कमा रहा, तो श्याम भी रहीम से 35% कम ही कमा रहा होगा, और सब लोग 35% पे आंसर लगा के चले जाएंगे। तो आंसर ये आएगा। ठीक है, कम नहीं, उतना ही नहीं कमाता है या उतना ही ज़्यादा नहीं करेगा। एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख के आता है ए का 16% बराबर है बी के 8% के बराबर। ए का 16% बी के 8% के बराबर है, तो क्या ज्ञात करना है? ए का 40%, ए का 40% क्या होगा? और ऑप्शन में तुमको ऐसे दे देंगे कि बी का 10%, बी का 10%, बी का 20%, बी का 8%, नन ऑफ दीज, कोई इनमें से कोई नहीं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें कंडीशन क्या दे रखी है? ए का 16%, ए का 16%, यानी ये दे रखा है किसके बराबर? बी के 8% से, बी के 8% से। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ठीक है, ए और बी में, तो यहाँ 100 से 100 ये कैंसिल हो रहा है, यानी 16A = 8B। या सीधे से यहाँ इनको भी अगर हम ऐसे निकालना चाहें, ए यहाँ पर है और बी हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, और 8/16 कैंची गुणा कर देंगे, बी हमारा चला जाएगा नीचे और 16 इधर, तो ए अपॉन बी का हमें रेशियो मिल जाएगा 1:2, ए अपॉन बी 1/2। तो यहाँ पर भी देख लेंगे ए का 40%, ए का 40%, बी का 10%। अगर हमें ऑप्शन से देखें बी का 10% रखते हैं, तो क्या बी का 10% ये इसका दोगुना है? क्योंकि ए जो है बी हमारा दोगुना होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर इसको मैं ऐसे करें, यहाँ कैंची गुणा करो, तो 2A = B, यानी बी का दोगुना होना चाहिए। तो यहाँ बी का दोगुना तो ये कभी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। इसको ज़रा देखते हैं सेकंड वाले को, बी का 20%, बी का 20%, इसका ज़रा रेशियो देखते हैं। ए का 40% यानी 40/100 और बी का 20%, तो ये हो रहा है 20 दूनी 40, तो ये निकल रहा है 2A = B, यानी जो यहाँ पे रेशियो निकल रहा है वो यहाँ निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी का 20%। ठीक है, बी का 20%, ए का 40% बराबर। या फिर सीधे सीधे, इतना कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो तो यहीं पे एक चीज़ दिख रही है, देखो ज़रा, ए का 16%, बी का 8%, 8 का दोगुना 16। ठीक है, बराबर तो है, 8 का दोगुना 16, तो यहाँ पे देख लो किसका दोगुना 40 हो रहा है? 10 का तो दोगुना 40 होगा नहीं, 20 का दोगुना 40, सीधा सीधा आंसर लगा के आ जाओगे। समझाया इसलिए रेशियो, ताकि कभी कभी ऐसा ना अगर मिले तुम्हें, तो फिर सॉल्व करके पता लगा सकते हो कौन सा आंसर है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं, बस सीधा सीधा पता लग जाएगा। प्रैक्टिस बस ज़्यादा से ज़्यादा करो इन क्वेश्चनों की, अपने आप ऑप्शन से देखते ही क्वेश्चन लगा दोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 का योग कर दिया जाए, तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है, पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या बताइए।
क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 का योग कर दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पहले हम संख्या ही ले लें। संख्या क्या मान लेते हैं, माना संख्या है x, x का 75%, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। x का 75% में 75 का योग कर दो, इसके 75% में 75 ही जोड़ दो, जोड़ दिया, योग कर दिया जाए तो पुनः वह संख्या, पुनः मतलब वही संख्या जो इसका आंसर आएगा वापस वही संख्या मिल जाती है, ये कहा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। जैसा जैसा लिखा है x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 75% को 75/100 बोलते हैं, और प्लस 75 और इक्वल टू में x। ये कितना हो जाएगा, 75x, 75 मल्टीप्लाई x, 75x/100 प्लस 75, ये x इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। अब जो हमारे चर राशियाँ हैं, जो वेरिएबल हैं, इनको क्या करते हैं, साथ में ले लेंगे। 75/75x/100, ये माइनस है तो -x प्लस 75 इक्वल टू 0। या ये कह सकते हैं जो प्लस 75 है इसको उधर ले जाएंगे उस साइड, तो क्या बन जाएगा 0 - 75, क्योंकि हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे, x वाले जो टर्म है उनको हम अलग करेंगे और जो नंबर है उनको अलग ले जाएंगे। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। 75 - 75x एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100, तो 75x - 100x इक्वल टू -75। 75 में से 100 तो जाएगा नहीं, 100 में से 75 जाएगा, कितना आएगा 25, वो भी किसका आएगा, माइनस का 25 आएगा। तो यहाँ पे आएगा -25x/100 इक्वल टू -75। माइनस से माइनस कैंसिल, ये चीज़ हम जो है उस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल टू 75 गुणे 100/25, 25 दिया 75, x इक्वल टू 300। तो वो संख्या कौन सी निकल के आई, 300 है। अगर 300 का 75% करो, 75 जोड़ दो, वापस तुम्हें 300 ही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देख लेते हैं कि एक दो टाइप के और रह गए हैं क्वेश्चन, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, जैसे एक और क्वेश्चन है, कभी कभी क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन में लगातार तुमसे कह देगा कि इतने % बढ़ रहा है, फिर इतने % घट रहा है, तो बताओ नेट उसमें कितने % का चेंज आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी संख्या में 20% यदि किसी संख्या में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, बढ़ोतरी करके पुनः 25% बढ़ाया जाए, यानी क्या कह रहा है, एक बार उसी संख्या में 20% बढ़ाओ और फिर जब बढ़ जाए फिर से 25% बढ़ा दो, तो ज्ञात कीजिए तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। या ये तो संख्या ले ली, या कभी कभी इन क्वेश्चनों में आता है कि जैसे कोई दुकानदार है, किसी एक चीज़ पर, कोई मान लो कपड़ा है या कोई भी प्रोडक्ट है, उस पे सामान पे 20% का छूट दे रहा है। एक तो 20% का MRP पे छूट दे रहा है जो उसमें प्रिंट रेट पड़ा है, फिर एक छूट दे रहा है कि ऑफ़र चल रहा है 20% का, फिर छूट दे दिया है, तो बताओ कुल कितनी छूट मिल गई है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, एक फार्मूला है टोटल चेंज। अगर तुम्हें टोटल चेंज पता लगाना है
टोटल चेंज कितना आ रहा है परसेंटेज में। तो जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जैसे ये एक वैल्यू दे रखी है, एक वो वैल्यू है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, अगर इसको सॉल्व करोगे तो जितना ये आएगी वैल्यू उतने परसेंट का कुल चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, उसमें तो जरा इस क्वेश्चन में देखने उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन लिखा है, यानी हमने ये नहीं कहा कि बताओ संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अभी तो यहाँ बढ़ोतरी है, दोनों बढ़ाया जा रहा है, तो पक्का बढ़ रही होगी संख्या। कभी कभी किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि 20% की यहाँ पे पहले कमी कर रहे हैं, फिर 20% बढ़ा रहे हैं, तो बताओ कितना परसेंट में परिवर्तन आ जाएगा, उसको भी देख लेंगे। पहले इसका देखते हैं। अगर किसी संख्या में हमने क्या किया, 20% की बढ़ोतरी की है, इस क्वेश्चन में रख रहे हैं x की जगह 20 और फिर 25% बढ़ाया, यानी y की जगह 25 प्लस 20 गुणा 25 बटे 100, ये है। इसको सॉल्व करो तो 20 और 25 कितना हो गया 45, और ये बनेगा 20 पंचे 100, 5 और जुड़ जाएगा, यानी कितना आ गया 50% का चेंज आ गया उसमें, वो संख्या 50% बढ़ गई है। कभी ये क्वेश्चन में मत कर देना कि 20% बढ़ रहा है ये, 25% ये बढ़ रहा है, चलो 20 और 25 45% बढ़ रहा है। ऑप्शन में तुम्हें 45 भी मिलेगा और 25 20 यानी तुम्हें 5% भी मिलेगा, और तुम्हें 25 या 20 ऐसा 50% भी मिलेगा और 40% भी मिलेगा। तो तुम तुरंत देखोगे 20% और 25% 45 हो गया, लगा के आ गए। तो क्वेश्चन को ऐसे मत लगा देना, यहाँ सॉल्व करना इससे कि जब भी सक्सेसिव यानी लगातार तुम्हें 2% घटे या बढ़े, अभी तो बढ़ने पर लगाया था, अगर मान लो चलो इसी में करते हैं 25% घटाया जाए, अगर हम इसी को कर लें 25% घटाया जाए, तो बताओ कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर 25% 20% हम बढ़ा रहे हैं, फिर 25% घटा रहे हैं, तो जो चीज़ बढ़ती है वो प्लस में होती है, जो घटती है वो माइनस में। क्वेश्चन में फार्मूला यही रहेगा, x प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तुम्हें बस अपनी वैल्यू देखनी है। अगर x ये बढ़ रही है तो यहाँ प्लस का रखेंगे, प्लस का 20, 25 घट रहा है तो यहाँ पे माइनस का 25 रखेंगे। ठीक है, प्लस लगाए प्लस लगाओ, 20 हमारा बढ़ रहा है तो x की वैल्यू प्लस की, y घट रही है तो माइनस का 25 और अपॉन में 100। तो 20 में से 25 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ पे जब इनका 20 पंचे 100 5 पंचे, तो ये माइनस का 5 आएगा, कट के ये माइनस का 5 आएगा, माइनस और प्लस बन जाता है माइनस, तो यानी -10। ये -10 क्या बता रहा है कि उस संख्या में 10% की कमी आ गई है। ठीक है, जो माइनस बता रहा है वो 10% की कमी बता रहा है। तो इस तरह अगर तुम्हें चाहे घटाया जाए चाहे बढ़ाया जाए, तो अपने उसी हिसाब से, अगर घटाया जा रहा है तो माइनस में रख दो, बढ़ाया जा रहा तो प्लस में रख दो। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे परसेंटेज के टॉपिक के कवर ही हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी लगवा देते हैं। इसके बाद जैसे एक संस्था में 2010 एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारी को अलग जगह तबादला कर दिया जाता है। तबादला कर दिया जाता है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। जिनका तबादला हुआ है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में ज़रा एक चीज़
थोड़ी सी डाउट सी लगेगी कि एक संस्था में 2010 से, तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तो तुम्हें अगर ये चीज़ क्या नज़र आएगी, तुम्हें एक सन नज़र आ रही होगी 2010 से, जबकि वो 2010 सन नहीं है, वो क्या है, कर्मचारियों की टोटल संख्या दे रखी है। 2010 से 30%, यानी जो टोटल कर्मचारी 2010 थे उसमें से 30% कर्मचारी को तबादला ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो टोटल जो कर्मचारी है उसमें से 30%, तो यहाँ पे तबादला वाले कर्मचारी कितने हो गए, यही पूछ रहा है। तो तबादला हुए कर्मचारियों की संख्या क्या करेंगे, 30% हुआ है तो 30% ऑफ टोटल जो कर्मचारी हैं, तो 30/100 गुणे 2010, 0 0 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 603 ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनका तबादला हुआ है। ठीक है, और तो यहाँ इस सीट में कोई ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, ज़्यादातर करवा दिए हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। अब तुम्हारे परसेंटेज जो है रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ाएंगे उसमें भी कुछ परसेंटेज का पार्ट मिलेगा, और रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो कैलकुलेशन में आती रहती है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कुछ परसेंटेज का पार्ट मिलता है। जैसे जैसे आएगा हम उसके वहाँ पे उसी टाइम पे फॉर्मूले लिखा देंगे। अभी आज जितने फॉर्मूले लिखा है उनको अच्छी जगह लिख लेना ध्यान से, और कुछ शॉर्टकट भी हैं उनमें, उनको भी लिख लेना और बताना कि ये परसेंटेज में अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा लगा हो कि शायद इससे भी अच्छा अगर तुम्हें कोई मेथड आता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आज परसेंटेज की क्लास थी, इसके बाद हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।